सेना की एक टुकड़ी कतार में खड़ी हुई है और कमांडर के आदेश मिलते ही हजारों लोगों की भीड़ पर गोली चला दी जाती है। वो भीड़ जिसमें 9 साल का एक बच्चा भी मौजूद था और 80 साल का एक बुजुर्ग भी। और इस घटना की वजह से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इस विवरण से आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जलियांवाला बाग नरसंहार की। और बीते दिनों इस नरसंहार के 104 साल पूरे हो गए हैं। आज इस वीडियो में हम इसी विषय को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने हालिया संदर्भ की बात की, खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम जलियांवाला बाग नरसंहार की पृष्ठभूमि को, उसके बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इस नरसंहार के दौरान हुआ क्या था और जनरल डायर जिसने इस पूरे नरसंहार का आदेश दिया था वो कौन था और बाद में उसके साथ किस तरह की घटनाएं हुई, उसकी मृत्यु किस तरह से हुई, इन तमाम बिंदुओं पर भी बात करेंगे। अंत में एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से जुड़ा हुआ है और आप इसे आधुनिक भारतीय इतिहास जैसे खंड से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इस पूरी घटना के बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करते हैं, इसकी पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरी घटना की शुरुआत होती है फरवरी 1919 से, जब तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में रॉलेट एक्ट को पेश किया जाता है। अब ये जो रॉलेट एक्ट था, ये पूरा का पूरा एक्ट भारत में मुख्य तौर पर सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित की गई राजद्रोह समिति की सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया था। इस पूरे एक्ट के माध्यम से भारत में ब्रिटिश सरकार को भारत में जो राजनीतिक आंदोलन चल रहा था, जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही थी, उन गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए तत्कालीन सरकार और प्रशासन को तमाम व्यापक अधिकार दिए गए थे। जिसमें से एक अधिकार यह भी था कि ब्रिटिश सरकार भारत के राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के हिरासत में रख सकती थी, कस्टडी में रख सकती थी, जेल में बंद करके रख सकती थी। इसके अलावा भारत के जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी थे, उनको ये भी अधिकार दिया गया था कि वो किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के भी गिरफ्तार कर सकते थे। तो जाहिर तौर पर ये जो पूरा एक्ट था, ये भारत के जो राजनीतिक आंदोलन था, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था, उसके लिए बहुत ज्यादा गंभीर साबित हो सकता था। और इसी को ध्यान में रखते हुए उस समय भारत के जो तमाम प्रतिनिधि थे, जो भारत के तमाम राष्ट्रवादी लोग थे, वो इस पूरे एक्ट का विरोध कर रहे थे। और इसी के हिस्से के तौर पर महात्मा गांधी, जो कि उस समय तक भारत वापस आ गए थे, इन्होंने भारत में इस पूरे एक्ट के खिलाफ, इस पूरे कानून के खिलाफ अहिंसक तौर से, अहिंसक तरीके से एक आंदोलन शुरू करने की बात की। लेकिन गांधी जी का ये आंदोलन शुरू भी नहीं हो सका था। इससे पहले ही भारत के कई बड़े शहरों जैसे कलकत्ता हो गया, बंबई हो गया, दिल्ली हो गया, अहमदाबाद हो गया, इन तमाम बड़े शहरों में हिंसक आंदोलन की शुरुआत हो गई। व्यापक स्तर पर हिंसा देखने को मिलने लगी और खास तौर पर पंजाब में जो स्थिति थी वो और ज्यादा गंभीर थी। क्यों? क्योंकि पंजाब में पहले ही प्रथम विश्व युद्ध की बहुत सारी चोट मौजूद थी। इसके अलावा पंजाब के लोगों को जबरन सेना में भर्ती किया गया था ताकि वो विश्व युद्ध में लड़ाई लड़ सकें। और साथ ही पंजाब तमाम तरह के रोगों का भी प्रकोप झेल रहा था। तो पंजाब में स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर थी और इसी की वजह से पंजाब में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लोगों का जो आक्रोश था वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था, बहुत ज्यादा गंभीर स्तर पर पहुंच गया था। और इसी पृष्ठभूमि में हमें अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड या फिर जलियांवाला बाग नरसंहार देखने को मिलता है। अब ये तो इसके बैकग्राउंड की बात हुई, हमने पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश की। अब आगे बढ़ते हैं और इस पूरे नरसंहार के दौरान हुआ क्या था उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इस घटना का सबसे जो इमीडिएट कारण था, उस कारण की शुरुआत होती है 9 अप्रैल 1919 को, जब पंजाब के 2 बड़े राष्ट्रवादी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन नेताओं में सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम था सैफुद्दीन किचलू और दूसरा बड़ा नाम था डॉक्टर सत्यपाल। ये दोनों पंजाब में बहुत बड़े चर्चित नेता थे और इन दोनों लोगों पर यह आरोप लगाया गया था कि इन दोनों लोगों ने पंजाब में एक सभा में भाषण दिया है, एक सभा को संबोधित किया है। हालांकि वो जो सभा थी वो काफी शांतिपूर्वक सभा थी, लेकिन इसके बाद भी पुलिस द्वारा इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि गिरफ्तारी के बाद इन लोगों को पुलिस स्टेशन लेके नहीं जाया जाता,
बल्कि इन लोगों को जो ब्रिटिश सरकार थी, जो ब्रिटिश पुलिस थी, वो किसी अज्ञात स्थान पर लेके जाती है। तो ऐसे में क्योंकि ये दोनों लोग जो थे वो पंजाब के बहुत प्रचलित नेता थे, बहुत प्रसिद्ध लोग थे, तो इसी को देखते हुए पंजाब में इस ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जनता के बीच जो आक्रोश था, वो आक्रोश लगातार बढ़ने लगता है और 10 अप्रैल तक लोग सड़कों पर उतर जाते हैं और व्यापक स्तर पर पंजाब में हमें हिंसा देखने को मिलती है और कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। तो ऐसे में ब्रिटिश सरकार को ये डर था कि यदि ये जो हिंसा हो रही है, जो विरोध हो रहा है, ये इसी तरह से चलता रहता है, ये विरोध आगे चलकर देश के दूसरे हिस्सों में भी पहुंच सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उस समय पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जिनका नाम था सर माइकल ओ डायर, इन्होंने अमृतसर में 11 अप्रैल को मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। इसके अलावा उन्होंने अमृतसर में स्थिति को और ज़्यादा काबू करने के लिए वहाँ पर जनरल डायर की भी नियुक्ति कर दी। जनरल डायर जो कि इससे पहले जालंधर छावनी में मौजूद थे और इसके बाद आया 13 अप्रैल 1919 का दिन, यानी कि बैसाखी का दिन। बैसाखी को सिख कम्युनिटी के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल के तौर पर देखा जाता है। हम सभी जानते हैं देश के बहुत सारे हिस्सों में मनाया जाता है और पंजाब में इसे खास तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल के तौर पर देखा जाता है और इसी की वजह से उस समय पंजाब में एक आम सभा का आयोजन किया गया। इस पूरी आम सभा में, इस पब्लिक असेंबली में, ये पूरी पब्लिक असेंबली बहुत ज़्यादा शांतिपूर्वक तरीके से आयोजित की गई थी और इस पूरी पब्लिक असेंबली का प्राथमिक उद्देश्य यही था कि भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो रॉलेट एक्ट पेश किया जा रहा है, उस पूरे एक्ट पर चर्चा की जाए और जिन 2 राष्ट्रवादी नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, उनकी गिरफ्तारी पर भी बातचीत की जाए। तो ये सभा आयोजित की गई, लेकिन उस समय हमने पहले ही बात की कि पंजाब में मार्शल लॉ लगा हुआ था, अमृतसर में मार्शल लॉ लगा हुआ था। अब मार्शल लॉ कानून के तहत होता ये है कि नियमों के मुताबिक इस पूरी स्थिति में कोई भी 4 से ज़्यादा लोग एक ही जगह पर एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते थे और इसी नियम को लागू करने के लिए जनरल डायर सेना की एक टुकड़ी के साथ शहर भर की गश्त लगा रहे थे, शहर भर का चक्कर लगा रहे थे ताकि नियमों को सही ढंग से लागू किया जा सके। ऐसे में जब जनरल डायर के पास इस पूरी सभा की खबर पहुंची, तो उन्होंने इस पूरी सभा को सरकार के आदेश के उल्लंघन के तौर पर देखा और जनरल डायर अपनी सेना की टुकड़ी के साथ सीधे उसी जगह पर पहुंच गए। अब सबसे विशेष बात ये थी कि उस जगह पर एंट्री और एग्जिट का एक ही पॉइंट मौजूद था और जनरल डायर ने अपनी सेना के साथ, सेना की टुकड़ी के साथ उस पूरे पॉइंट को ब्लॉक कर दिया था और वहां पर पहुंचने के मात्र 30 सेकंड के भीतर जनरल डायर ने अपनी सेना की टुकड़ी को उन 10,000 से 12,000 लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया और तकरीबन 10 मिनट तक लगातार फायरिंग की जाती रही और इस पूरी घटना के दौरान, इस पूरे प्रकरण के दौरान तकरीबन 1650 राउंड फायर किए गए थे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। अगर आप ब्रिटिश सरकार के आंकड़ों की मानेंगे तो उनके मुताबिक इस पूरे प्रकरण के दौरान तकरीबन 379 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, लेकिन अगर आप दूसरे इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स की मानेंगे तो इस पूरी घटना की वजह से 1000 से ज़्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और 5000 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए थे, क्योंकि जो सभा आयोजित की जा रही थी उस सभा में ही अपने आप में 10,000 से 12,000 लोग मौजूद थे और बहुत कम ही लोग वहां से बचकर वापस आ सके थे। तो जाहिर तौर पर भारत के लिए, भारत के इतिहास के लिए एक बहुत बहुत विशेष घटना थी, एक बहुत काला दिन था। तो ये तो जलियांवाला नरसंहार की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और जनरल डायर कौन था उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो जनरल डायर का जो जन्म हुआ वो 1854 में मुरी में हुआ था। अब जो मुरी है वो वर्तमान समय में पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन आज़ादी से पूर्व ये भारत का ही हिस्सा था। यानी जनरल डायर का जो जन्म हुआ था वो भारत में ही हुआ था। इसके बाद साल 1885 में वो वेस्ट सरे रेजिमेंट में कमीशन किया गया और बाद में वो भारतीय सेना में ट्रांसफर लेकर वापस आ गया, यानी कि इंडियन जो आर्मी थी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, उसमें वापस आ गया। इसके अलावा उसने वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान भी हिस्सा लिया और म्यांमार और अफगानिस्तान में कई लड़ाइयाँ भी लड़ी। इसके अलावा वापस वो भारत आया और उसे जालंधर छावनी में, जालंधर कंटोनमेंट में नियुक्त कर दिया गया। तो ये तो बात हुई उसके बैकग्राउंड की। इसके अलावा जनरल डायर के अंदर भारतीयों के खिलाफ जो नफरत मौजूद थी, जलियांवाला बाग नरसंहार उसका एकमात्र उदाहरण नहीं है। इसके हमें बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे एक उदाहरण ये भी था कि जनरल डायर ने अमृतसर की एक गली को लेकर एक आदेश जारी किया था। आदेश ये था कि जनरल डायर के आदेश के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जो उस गली से
गुजरेगा वो व्यक्ति जमीन पर रेंगते हुए गुजरेगा, वो चलकर नहीं जाएगा। और जो भी व्यक्ति इस आदेश का पालन नहीं करेगा उस व्यक्ति को कोड़ों की सजा दी जाएगी। तो जाहिर तौर पर इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं जो जनरल डायर के संबंध में बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि इस नरसंहार को लेकर जनरल डायर क्या मानता था। उसको जानने की कोशिश करें तो इस संबंध में हमें हंटर आयोग की रिपोर्ट को पढ़ना होगा। हंटर आयोग क्या था? तो हंटर आयोग को मुख्य तौर पर ब्रिटिश सरकार द्वारा लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता में गठित किया गया था, जो कि स्कॉटलैंड या फिर आयरलैंड के एक बहुत प्रसिद्ध एडवोकेट थे। अब ये जो पूरा आयोग था, इस पूरे आयोग का प्राथमिक उद्देश्य भारत में जो नरसंहार हुआ था, जो मैसेकर हुआ था, उस मैसेकर की जांच करना था। अब इस पूरे आयोग को जनरल डायर ने जो बयान दिया था, उस बयान से ये स्पष्ट हो जाता है कि जनरल डायर को अपने किए का कोई भी पछतावा नहीं था, उसको अपनी गतिविधि का कोई भी खेद मौजूद, कोई विशेष खेद नहीं था। जनरल डायर ने अपने बयान में स्पष्ट तौर पर कहा था कि उस समय जो स्थिति बनी हुई थी, उस भीड़ को शांत करने का सबसे उचित उपाय यही था कि उस पर गोली चला दी जाए, और ऐसा जनरल डायर ने कर भी दिया। हालांकि कई लोग ये सुझाव देते हैं कि जनरल डायर किसी दूसरे तरीके से भीड़ को तितर बितर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी नफरत की जो मानसिकता थी उसके चलते भारतीय लोगों पर गोली चला दी गई। इसके अलावा इस पूरी रिपोर्ट में जनरल डायर के संबंध में या उनकी गतिविधि के संबंध में, उनके कृत्य के संबंध में कोई विशेष बात नहीं की गई है। रिपोर्ट मुख्य तौर पर यह तो कहती है कि जो अत्यधिक, जो ज्यादा बल का उपयोग किया गया वो पूरी तरह से गलत था, लेकिन इस पूरी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि डायर जो थे वो केवल अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। तो इस तरह से हंटर आयोग की रिपोर्ट ने जनरल डायर को उसके जो काम थे, उन कामों से, उसके जो गलत काम थे, जो गलत आदेश था, उस आदेश से बरी कर दिया था। अब यहाँ सवाल उठता है कि जनरल डायर के साथ बाद में हुआ क्या। तो हमने पहले ही बात की कि हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस घटना की तो निंदा की थी, लेकिन आयोग ने इस रिपोर्ट में डायर को कोई भी सजा नहीं दी। ब्रिटिश सरकार ने भी जो जनरल डायर थे उसको कोई सजा नहीं दी। और इसके बाद, हालांकि उस समय भारत की आर्मी के जो कमांडर इन चीफ थे, उन्होंने जो डायर था उसको सेवानिवृत्त होने का आदेश जरूर दिया था कि उन्हें वॉलेंटरी तौर पर रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, और जनरल डायर ने बाद में रिटायरमेंट ले भी ली। इसके बाद वो ब्रिटेन वापस चले गए, और जैसे ही वो ब्रिटेन वापस गए वहां पर बहुत सारा सम्मान देखने को मिला, बहुत उन्हें एक हीरो के तौर पर पेश किया गया। खासतौर पर ब्रिटेन में जो साम्राज्यवादी लोग थे, जो इंपीरियलिस्टिक लोग थे, उन्होंने जनरल डायर के कामों का बहुत ज्यादा समर्थन किया था, और समर्थन इस हद तक था कि उनकी सहायता के लिए एक फंड भी गठित किया गया था। इस फंड के जरिए ब्रिटेन की जो लोग थे, ब्रिटेन के जो नागरिक थे, उन्होंने जनरल डायर को तकरीबन उस समय 26,000 पाउंड दान में दिए थे। और अगर आप इस पूरे अमाउंट की जो कैलकुलेशन करेंगे, इसको इन्फ्लेशन के लिहाज से एडजस्ट करेंगे, तो वर्तमान समय में ये पूरा का पूरा अमाउंट 40 करोड़ रुपए के आसपास निकल करके आएगा। तो जाहिर तौर पर इस अमाउंट के माध्यम से और जनरल डायर को ब्रिटेन में जो समर्थन मिला, उस समर्थन के जरिए हम समझ सकते हैं, हम ब्रिटेन के लोगों की जो साम्राज्यवादी मानसिकता है, जो नस्लीय मानसिकता है, जो रेशियल एक मेंटालिटी है, उस मेंटालिटी को समझ सकते हैं कि वहां पर किस तरह से व्हाइट सुप्रीमेसी को कितना इंपॉर्टेंट दिया जाता था। तो ये तो इस पूरी खबर की बात हुई। अब अंत में इस पूरे विषय से जुड़े एक सवाल की भी बात कर लेते हैं। सवाल बहुत ज्यादा आसान है, अगर आप इस वीडियो को बहुत ढंग से देखेंगे तो सवाल को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। हमारा सवाल है कि जलियांवाला बाग नरसंहार का परिणाम नहीं था, यानी इनमें से कौन सी घटना इस पूरे नरसंहार का परिणाम नहीं थी। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नाइटहुड की उपाधि को लौटा देना, ऑप्शन बी महात्मा गांधी की भारत वापसी, ऑप्शन सी हंटर कमीशन का गठन, या फिर ऑप्शन डी जनरल डायर की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, वॉलेंट्री रिटायरमेंट। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं कि इनमें से कौन सा इसका परिणाम नहीं था। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे। और यदि आपको इस पूरे वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं आप, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।